नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सभी सुरक्षित होंगे और आज हम बात करेंगे फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये बता देते हैं आपको कि हम इस वीडियो में किन किन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी लिस्ट पूरी यहाँ दी गई है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिर जेरूसलम 3 धर्मों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, उसकी हिस्ट्री जानेंगे। देन हम समझेंगे कि फिलिस्तीन जो एक राज्य हुआ करता था, एक देश हुआ करता था, उसको 2 भागों में कैसे बांट दिया गया। तो 2 नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। देन हम समझेंगे कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग युद्धों के माध्यम से किस प्रकार से इसराइल ने फिलिस्तीन के ज़्यादातर क्षेत्रों पे अपनी टेरिटरी बना ली। देन फिर हम डिस्कस करेंगे करंट सिचुएशन क्या है, एंड देन हमास का क्या इसमें रोल है, हमास क्या है, एंड देन इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, भारत क्या सोचता है, इस मुद्दे को किस तरह देखता है। तो इसके लिए हम इन लिस्ट के माध्यम से चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं ग्लोब पर जेरूसलम की स्थिति कहाँ पर है। ये हमारा है भारत, जिसमें हम सभी रहते हैं। तो भारत से आपको जाना है वेस्ट की तरफ। आज बहुत अच्छे से चीज़ों को विजुलाइज करेंगे। तो जब आप वेस्ट की तरफ आएंगे तो सऊदी अरेबिया के बाद जब आप और वेस्ट में जाएंगे मिडिल ईस्ट में, तो ये आपका मिलेगा जॉर्डन। जॉर्डन के बाद पड़ता है एक कंट्री जिसका नाम है इसराइल, जिसकी सीमाएं भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी से मिलती हैं। लेकिन ये सिर्फ इसराइल की बात नहीं है, ये मेन जो हम बात करने वाले हैं आज वो है जेरूसलम वाला हिस्सा। कौन सा? जेरूसलम। इसी की सारी राम कथा हम कहेंगे आज अपने पूरे लेक्चर में। तो आइए थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं चीज़ों को कि चीज़ें कितनी ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हैं और कैसी दिखती हैं। पहले हम थोड़ा देखेंगे कैसी ये चीज़ें दिखती हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं डोम ऑफ द रॉक के बारे में चर्चा करते हैं और थोड़ा आपको ले चलते हैं, घुमाते हैं वहाँ पे, घूम करके थोड़ा आते हैं। डोम ऑफ रॉक देखेंगे, वेस्टर्न वॉल देखेंगे, इन सबको देखेंगे और फिर चीज़ों को हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से विजुलाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि डोम ऑफ रॉक में कैसे दिखाई देता है। तो हम शुरू करते हैं। ये हम पहुंच गए अपने डोम ऑफ रॉक के पास में और अब हम यहाँ पे खड़े होकर इसको अच्छे से देखेंगे कि ये हमें कैसा दिखता है। तो ये देखिए है डोम ऑफ रॉक। सारी लड़ाई झगड़े इन्हीं प्रेमाइसेस के लिए हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इनका रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। 3 धर्मों के लिए है। उन 3 धर्मों के बारे में अच्छे तरीके से हम चर्चा करेंगे। ध्यान से आप चीज़ों को देख लें। कितने सारे टूरिस्ट यहाँ पे हैं जो इस डोम ऑफ द रॉक को देखने के लिए आए हैं। वैसे इजरायली जो हैं उनको एज ए टूरिस्ट के रूप में ही यहाँ पे अभी तक जो है अनुमति थी, बट अभी चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं। तो उसमें थोड़ा सा हम देखेंगे क्या क्या और बदल रहे हैं। और हम देखते हैं जो वेस्टर्न वॉल है ना वो कहाँ है, आखिर जो इतनी बातें होती हैं वेस्टर्न वॉल की वो किधर दिखता है हमें। तो आइए वेस्टर्न वॉल को देख लेते हैं। इसका जो लुक है ना बहुत शानदार है। तो हम पहुंच रहे हैं अब वेस्टर्न वॉल पर, जिसके लिए जो यहूदियों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है। तो ये देखिए हिस्सा यहाँ पर, ये रहा, ये है वेस्टर्न वॉल, जिसमें यहूदी जिसको बहुत ही मान्यता देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये जो वेस्टर्न वॉल है ये टेम्पल माउंट का बचा हुआ हिस्सा है, मतलब उसके प्रांगण का बचा हुआ हिस्सा है। देखिए किस प्रकार से अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं यहाँ पे सारे यहूदी। तो ये पूरा वेस्टर्न वॉल वाला हिस्सा है, ये यहूदियों के लिए पवित्र स्थान है। तो अब देखिए चीज़ों को, जैसे अब देखा यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं, बैरिकेडिंग वगैरह की गई हैं, आना है रुकने की व्यवस्था है, यहाँ पे ब्रिजेस की व्यवस्था भी है। तो देखिए किस प्रकार से ये जो प्लेसेस हैं वो दिखाई देते हैं, इसको विजुलाइज कर लीजिए। ओके, तो आई थिंक अब आपको यहाँ पे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई है और अब हम बिल्कुल चल सकते हैं, क्या बोलते हैं, अपने लेक्चर पर। एक और एक पिक्चर है उसको भी एक बार देख लेते हैं, ये कैसा हमें दिखता है। आइए एक और 3D व्यू देखते हैं और पहुंचते हैं थोड़ा सा अल अक्सा जो मस्जिद है उसके बारे में, उसके आसपास। ये देखिए जो सिल्वर डोम टाइप दिख रहा है ना, ये भी एक मस्जिद है जिसको हम अल अक्सा मस्जिद करते हैं। हालांकि ये जो डोम ऑफ द रॉक है ये भी इसी प्रोमाइसेस में सारे लोकेटेड, आसपास ही सारे हैं। तो ये भी आप देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ से। ओके, तो ये हमने देख लिया। अब आइए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को, जिसमें हम बारी बारी से हर एक चीज़ को समझने का प्रयास। तो वर्तमान जो विवाद है यह पूर्वी जेरूसलम, इट मीन्स ईस्ट जेरूसलम के 35 एकड़ हिस्से के लिए है। लेकिन जितना बड़ा ये दिखता है विवाद, असल में इससे कहीं बड़ा है। सिर्फ 35 एकड़ ज़मीन की यहाँ बात नहीं है, यहाँ बात है एक पूरे देश का जो पहले था अब गायब हो रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के कई सारे धर्मयुद्ध, कई सारे क्रूसेड होते हैं। फ़लस्तीन मूल जगह जो वहाँ पे थी, पहले यूनाइटेड नेशन ने जब उसको डिवाइड नहीं किया था तो पूरा जो उस क्षेत्र को एक फ़लस्तीन पूरा देश के रूप में जाना जाता था। लेकिन उसके बाद जब ये डिवाइड होता है
तो फिर इसराइल का गठन होता है 1948 में। इसके बाद से जो मेन डेवलपमेंट है वहाँ पे वो स्टार्ट होता है, जो विवाद का डेवलपमेंट है। विवाद आपका यहीं से स्टार्ट होता है। तो इन सारे मुद्दों को समझेंगे बारी बारी से, लेकिन इन सबसे पहले एक बहुत ही छोटी सी डिटेल आपको समझनी है, जो है इशू और इवेंट में क्या डिफरेंस होता है। इस चीज़ को समझ लेते हैं, इसके बाद अपनी हम इस पूरी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इशू और इवेंट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, इशू जिसे हम कहते हैं मुद्दे, मतलब ये लंबे समय तक चलते रहते हैं, ये हो गए। और इवेंट आपका हो गया एक छोटी सी घटना, कोई भी घटना। तो डिफरेंस क्या होता है इनमें? देखिए, एक इशू ऐसा होता है जो कई सारे इवेंट्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। उसमें सिर्फ एक इवेंट नहीं होते हैं, उसमें कई सारे इवेंट्स होते हैं और ये पूरा एक कलेक्शन होता है। लेकिन वहीं उसके उलट ठीक देखें तो इवेंट क्या होता है, एक बस एक इंस्टेंस होता है, कोई एक घटना बस घट गई, ओके। और ये कहीं भी मतलब कुछ भी हो सकता है, और ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। लेकिन जो इशू होते हैं वो लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, और ये लगातार होते रहते हैं, पहले भी रहते हैं, वर्तमान में भी हैं, और ये आने वाले समय में भी ऐसा होता रहेगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं अगर इशू का, जैसे वाटर इशू है, तो वाटर की समस्या में पहले भी थी, आज भी, आने वाले भविष्य में भी तो और बढ़ने वाली है। इसी प्रकार से पोल्यूशन हो गया, करप्शन का इशू हो गया, डेवलपमेंटल इश्यूज हो गए, टेररिज्म के इशू हैं। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो पहले भी विद्यमान थे, आज भी विद्यमान है, और आने वाले समय में भी इनके विद्यमान होने की पूरी संभावना है। तो हम जो मुद्दा पढ़ रहे हैं वो इशू है। अभी देखते हैं जो फ़लस्तीन और इसराइल के बारे में जो भी डिस्कशन करेंगे, ये सारे क्या होंगे, एक इशू के अंतर्गत आएंगे। इसके उलट जो इवेंट है, अब मान लीजिए कि किसी रोड का उद्घाटन किया गया, तो क्या हुआ, एक इवेंट हुआ। किसी ब्रिज का उद्घाटन हुआ, इवेंट हुआ। कोई फेयरवेल अटेंड किया गया, इवेंट हुआ। मीटिंग हुआ, कोई कोई एक्सीडेंट हुआ किसी का, वो एक इवेंट है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं बस एक इंडिविजुअल अपनी पहचान रखती हैं, छोटे टाइम पीरियड के लिए होती हैं, इन्हें कहते हैं हम इशू, सॉरी इवेंट कहते हैं, ओके। अब आइए समझते हैं कि हम बारी बारी से कैसे कैसे चीज़ों को अपने हम देखेंगे, और इसके बाद हम सारा अपना इसका एक एक करके पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे स्टेप में हमने मैप लोकेशन देखना है। तो हालांकि हमने इसके पहले वीडियो में जब हमने स्टार्ट किया था तभी हमने मैप के बारे में देख लिया था, लेकिन थोड़ी सी और माइन्यूट डिटेल्स को हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये जो फ़लस्तीन और इसराइल का जो पार्ट है, ये किन देशों से मिलता है, कहाँ पर इनकी स्थिति है, इसको समझ लेते हैं। तो आइए मैप के माध्यम से समझेंगे इन सारे इशू को। तो ये आपका जेरूसलम का मुद्दा होगा, जिसमें हम सारी चीज़ों को बारी बारी समझेंगे। क्यों तीन धर्म के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इसको भी समझेंगे। सबसे पहले आते हैं इसके लोकेशन को देखते हैं। देखिए, अब इस मैप में आप इस चित्र को बहुत ही ध्यान से देखिए। अब इसमें अगर ध्यान दें तो ये वाला जो हिस्सा है, देखें, यहाँ पर है सीरिया, ओके। तो हम कह सकते हैं कि ये सीरिया से मिलता हुआ इसका हिस्सा है इसराइल का। ऊपर नॉर्थ में लेबनान है, फिर इधर आप देखेंगे ईस्ट में आपका जॉर्डन है, इधर वेस्ट में देखेंगे तो इजिप्ट है, और फिर यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। इट मीन्स इन से इनका इसका जो हिस्सा वो मिलता है।
हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें किसी भी धर्म का वकील नहीं बनना है। इट मीन्स कि हमें उस पर्टिकुलर धर्म की तरफ से वकालत नहीं करनी है कि हमें छोटी से छोटी डिटेल, ऐतिहासिक डिटेल या फिर वर्तमान में डिटेल, वो हमें इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमें उतना पढ़ना है जिससे हमारे एग्जाम में काम चल सके और हमारा कुछ छूटे ना। ओके, इस बात को जहन में बैठा करके ही इस वीडियो को हम चर्चा देखेंगे आगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जुडाइज्म जो है, जो यहूदियों का धर्म है, आखिर इनके लिए इस स्थल की इतनी महत्ता क्यों है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो इसके जो साक्ष्य हैं वो हमको इतिहास में दिखाई देते हैं। तो ध्यान देंगे 950 BC, 950 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। और ये एक हिब्रू बाइबल के नाम से आप सभी जानते हैं कि जुडाइज्म में एक ग्रंथ है जिसे हिब्रू बाइबल कहते हैं और ये इनका पवित्र ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि जो किंग सोलोमन थे, इन्होंने 950 BC में टेम्पल माउंट का निर्माण करवाया। ध्यान रखेंगे, टेम्पल माउंट का निर्माण 950 BC में किंग सोलोमन ने करवाया। तो अब इस बात की महत्ता क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जो ये टेम्पल माउंट बना, यह एक तरह से यहूदियों के प्रेयर करने के लिए एक सिंबल के रूप में एक बहुत ही पवित्र स्थान बन गया। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे अपना यहूदी जितने थे अपना प्रेयर वगैरह करने लगे। और इसके साथ ही साथ समय के साथ साथ, बदलते समय के साथ साथ हुआ ऐसा कि ये जो टेम्पल माउंट था इसका हिस्सा बदलता गया, टूटता फूटता गया, इन्वेड हुआ, इस्लाम आया। उसके बाद इन सब चीज़ों में थोड़ी सा परिवर्तन हुआ यहाँ के स्ट्रक्चर में। लेकिन जो इसका ऐसा माना जाता है कि टेम्पल माउंट जिस प्रांगण से घिरा हुआ था, जिस दीवार से चारों तरफ से घिरा हुआ था, उस दीवार का जो वेस्टर्न पार्ट वाला हिस्सा है वो बचा रह गया, जिसे हम आज वेस्टर्न वॉल के नाम से जानते हैं। और इसे हम वेलिंग वॉल भी कहते हैं। ओके, इसे वेलिंग वॉल भी कहते हैं। और ये कहा जाता है कि ओनली रिमेन्स ऑफ द रिटेनिंग वॉल सराउंडिंग द टेम्पल माउंट इन द ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम। जेरूसलम के ओल्ड सिटी में जो टेम्पल माउंट जो हिस्सा घेरे हुए था, उस हिस्से का केवल पश्चिमी वाला हिस्सा ये बचा रह गया। और जो यहूदी हैं, इनके लिए ये जो टेम्पल माउंट वाला जो हिस्सा है, ये अर्थ पर ईश्वर भगवान के रहने की जगह है। ये ऐसा मानते हैं कि हमारा जो भगवान है वो यहीं पे रहता है। और इसलिए यह जो जेरूसलम का हिस्सा है, ये जुडाइज्म में होलीएस्ट सिटी, मतलब सबसे पवित्रतम स्थल के रूप में जाना जाता है। और इसके साथ साथ ये होमलैंड रहा है ज्यूज पीपल का 10वीं सेंचुरी BC से। 10 शताब्दी BC से ही ये यहूदियों का एक घर रहा है। तो अब इतनी सारी साक्ष्य यहाँ पर हैं, इस वजह से लगातार जो यहूदी धर्म के समर्थक रहे हैं, इनका जुड़ाव जेरूसलम वाले एरिया से रहा है हमेशा से। तो ये यहाँ पे हमने देखा कि यहूदियों के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। बस इतने से हमारा काम हो गया। अब आइए बात करते हैं क्रिश्चियंस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो क्रिश्चियनिटी में ऐसा माना जाता है, ईसाई धर्म के लोग ऐसा मानते हैं कि जो जीसस हैं, इनका जो जन्म था वो यहीं हुआ है। और यहाँ पे जीसस को लेकर आया गया था, सॉरी जन्म नहीं, यहाँ पे जीसस को एक छोटे बच्चे के रूप में लेकर आया गया था। और यहीं पे उन्होंने प्रीस्ट, मतलब उन लोगों को उपदेश दिया था। और यहीं पे उन्होंने शक्तियाँ अपनी प्राप्त करी थी। और कई सारी चीज़ें, इस प्रकार की मान्यताएं जो हैं वो ईसाई धर्म में देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ जीवन का अंत भी यहीं पे होता है और यहीं पे वो पुनर्जीवित भी होते हैं, रिसरेक्टेड भी होते हैं, और फिर यहीं पे उनका मकबरा भी बन जाता है। तो इतनी सारी जीसस के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, ये सारी जेरूसलम में होती हैं। तो इस वजह से ये सिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस क्रिश्चियंस के लिए। और ऐसा भी माना जाता है कि जो चर्च ऑफ हॉली स्कल्पचर है, ये बनाया गया है उस लोकेशन पर जहाँ पर जीसस जो है पहले रहा करते थे, जहाँ पर जीसस की सारी क्रियाएं घटित हुई हैं। ओके, तो ये हमने देखा कि क्रिश्चियनिटी के लिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारा बचता है एक और लास्ट धर्म जो है इस्लाम। इस्लाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। इस्लाम में 3 बहुत पवित्र स्थल हैं। पहले का नाम है मक्का, फिर दूसरे का नाम है मदीना एंड देन जेरूसलम। तो ये कुछ 3 ऐसे स्थल हैं जो सबसे पवित्र हैं। तो जेरूसलम का जो स्थान है यहाँ पे वो 3rd है। तो 3rd सबसे हॉलीएस्ट प्लेस है ऑन द अर्थ फॉर मुस्लिम्स, जेरूसलम। और जेरूसलम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए पहले किबला के रूप में इसकी मान्यता है। तो किबला का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रेयर। आज देखेंगे आप, जो लोग भी इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में
अपना प्रेयर करते हैं। तो इसके पहले क्या होता था, अभी तो वो मक्का मदीना की तरफ देखकर प्रेयर करते हैं, लेकिन पहले ऐसा होता था कि जेरूसलम की तरफ देख करके वो प्रेयर करते थे, उधर उस डायरेक्शन में अपना फेस करके प्रेयर करते थे। तो इसलिए ये जो था ये फर्स्ट किबला था फॉर मुस्लिम्स एंड प्रॉफेट मोहम्मद, ओके, डेजिग्नेटेड द अल अस्का फॉर पिलग्रिमेज। तो ये मुस्लिम धर्म के अनुयायियों के लिए पहला किबला था, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और अब देखेंगे जो डोम ऑफ द रॉक है, ये बहुत ही एक पवित्र स्थल है जो कि टेम्पल ऑफ माउंट के ऊपर बनाया गया है। ओके, डोम ऑफ रॉक का आप ये पिक देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए डोम ऑफ रॉक इसे ही कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पहले टेम्पल माउंट था वो यहीं पे बना था, और उसके ऊपर इस इमारत को बनाया गया है। जब इस्लाम का इन्वेड हुआ यहाँ पे इस एरिया में, तो उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ। और इस्लाम में ये मान्यता है कि ये जो आपका डोम ऑफ रॉक वाला हिस्सा है, जो जेरूसलम का ये पार्ट है, यहीं से स्वर्ग का रास्ता जाता है, स्वर्ग यहीं से जा सकते हैं। और ये भी मान्यता है कि जो प्रॉफेट मोहम्मद थे उन्होंने यहीं से स्वर्ग की चढ़ाई की थी, और इन्होंने इस्लाम के सेकंड पिलर को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 टाइम्स आपको दिन में नमाज करनी है। नमाज मतलब कि प्रे टू योर गॉड, प्रे टू अल्लाह, और जो कि आज भी यूज होता है। तो ये मतलब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स यहाँ से निकल के आई थी। उसके बाद एक चीज़ आप और यहाँ पे देख लें एज ए फैक्ट, बस, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पहले जो मस्जिद होती थी ना, वो मस्जिद इस प्रकार से बिल्ड की जाती थी कि उनका जो फेस हो वो जेरूसलम में हो, मतलब जेरूसलम की तरफ हो। लेकिन 625 AD से जो किबला वाला जो प्लेस था वो चेंज कर दिया गया, और अब जो है इसे काबा में, यानी कि मक्का का जो एरिया है, मक्का की तरफ फेस करके बनाया जाता है। जो आज जितनी मस्जिदें बनती हैं सारी मक्का की तरफ फेस करते हुए बनती हैं। तो ये हमने देखा कि क्यों कौन कौन से ये 3 जो धर्म हैं इनके लिए क्यों ये प्लेस इतना इम्पोर्टेंस रखता है, हमारा इतने से काम बन जाएगा। अब आइए समझते हैं कि पहले जो हिस्सा सिर्फ फ़लस्तीन के रूप में जाना जाता था, आज उस हिस्से में फ़लस्तीन और इजराइल 2 देश कैसे निकल कर आते हैं। तो हम हिस्ट्री ऑफ 2 नेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही ध्यान से चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट खास जो इवेंट है हमने उसको मार्क किया है, और उसी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए, बिफोर क्राइस्ट मतलब जब जीसस का जब जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले हमने पढ़ा अभी कि किंग सोलोमन ने क्या किया, 950 BC में टेम्पल माउंट बनाया, कहाँ पे, जेरूसलम में, और इसको कहा गया होली ऑफ द हॉलीज, मतलब पवित्रों में भी पवित्रतम। ओके, इसके बाद क्या होता है कि यहूदी यहाँ पे रहते हैं, लेकिन फिर ऐसा होता है कि इस्लामिक इन्वेजन होता है, इस्लाम इन्वेट करते हैं वहाँ पे, और ये जो है 7th सेंचुरी के आसपास होता है। देन इस्लामिक आर्मी जो होती है ये जेरूसलम का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेती है, और फिर यहाँ पे कुछ समय बाद ये जो है इस्लामिक स्ट्रक्चर बनते हैं। 19th सेंचुरी में देखेंगे तो जो जिनोइस्ट ये मूवमेंट एक स्टार्ट करते हैं, और ये मूवमेंट इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि ये दुनिया भर के जितने भी यहूदी होते हैं उन सबको ये अपील करते हैं कि आप सब आइए, और इज़राइल का जो देश एक हम जो मान्यता मतलब देना चाहते हैं, कि इजराइल कंट्री के रूप में जो हम स्थापित करना चाहते हैं, आप सभी आइए और यहाँ पे बसिए। तो ये एक जियोनिस्ट जो मूवमेंट है हिस्ट्री में, वो फेमस इसलिए है क्योंकि ये यहूदियों को आह्वान करता है कि यहूदी सभी जितने भी हैं पूरे विश्व में फैले हुए, वो सारे आएँ और एक जगह अपना घर बना के वहाँ पे रहें। जो घर कहाँ पे उन्होंने बनाया, इसराइल में बनाया। तो ये आगे कैसे बना इसको हम समझेंगे। अब देखिए, जो यहूदी धर्म के अनुयायी रहे हैं ये शुरू से काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित रहे हैं, इनके ऊपर अत्याचार होते रहे हैं। तो बहुत सारी एट्रोसिटीज़ इनके खिलाफ होती रही है, और ये लगातार ज्यूनिज्म मूवमेंट के माध्यम से सभी यहूदियों को फ़लस्तीन में बसने के लिए लगातार बुलाते रहे हैं। तो ये काम चलता रहा था उस समय। फिर क्या होता है, एक बड़ा डेवलपमेंट होता है, जिसमें 1916 में जो यूके है ना, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटेन आज का है, इसे हम देखते हैं। तो यूके जो है इसको कंट्रोल मिलता है आज का जो पूरा इजराइल का हिस्सा है और पूरा फ़लस्तीन का हिस्सा है, जॉर्डन और इराक, इन 4 देशों का क्या मिलता है, इसको कंट्रोल मिलता है। तो जब यूके को ये कंट्रोल मिलता है तो यूके फिर क्या करता है कि एक बाल्फोर डिक्लेरेशन करता है, जिसमें जो यूके के मिनिस्टर थे वो डिक्लेयर करते हैं कि यूके जो है वो ज्यूज के लिए होमलैंड को सपोर्ट करता है फ़लस्तीन में। मतलब
कि ज्यूइश पीपल जो हैं वो फ़लस्तीन में अपना एक गृह राज्य, एक गृह देश बना सकते हैं और यूके इसको सपोर्ट करेगा। और चूंकि फ़लस्तीन का उस समय हिस्सा जो है वो यूके के कंट्रोल में था, तो यूके के पास वो अथॉरिटी थी कि यूके उस पर किसी भी पर्टिकुलर लैंड को फ़लस्तीन का किसी भी पीपल को दे सकता था। तो उसने क्या किया, जिस लोगों को कहा कि आप लोग यहाँ पे बस सकते हैं। तो बाल्फोर डिक्लेरेशन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इवेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, चूंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान की बात है, उसके बाद आप जानते हैं वर्ल्ड वार खत्म होता है, फिर आता है हिटलर का टाइम। हिटलर के बारे में फेमस है कि किस प्रकार से हिटलर ने यहूदियों के ऊपर एट्रोसिटीज़ की हैं, अत्याचार किए हैं। उनको चैम्बर में बंद करके, एक छोटे से कमरे में बंद करके उनमें जहरीली गैसें छोड़ दी जाती थी और कई सारे सैकड़ों हजारों यहूदियों को इस प्रकार से मौत के घाट उतार दिया गया, कितने को तो जिंदा जला दिया गया। तो कई सारे एट्रोसिटी, अत्याचार ज्यूइश लोगों के ऊपर हिटलर का होता था। अब जब ऐसा होने लगा तो जो यहूदी धर्म के लोग थे वो मजबूर हो गए कि वो फ़लस्तीन वाले रीजन में जाएं और वहाँ बस जाएं। ओके, क्योंकि बाकी जो हिस्से थे यूरोप के, वहाँ पर उनके ऊपर अत्याचार होते थे, खास करके जर्मनी में। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो जो यहूदी हैं वो फ़लस्तीन की तरफ भागना शुरू करते हैं। अब देखिए, इसी कड़ी में यूनाइटेड नेशन, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है तो यूनाइटेड नेशन क्या करता है कि एक पार्टीशन प्लान लेकर आता है, जिसमें उस क्या करता है कि फ़लस्तीन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। अब इसमें एक राज्य बनता है फ़लस्तीन और दूसरा राज्य बनता है इजराइल। तो ये टू नेशन थ्योरी यहाँ पे दी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो मैप है, मतलब कि जो जिस प्रकार से डिवाइड किया गया है, इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा टसल है, क्योंकि ये इस प्रकार से कुछ डिवाइड किया गया है जिसमें ये साफ साफ आप देख सकते हैं कि आने वाले भविष्य में इसमें जरूर विवाद उत्पन्न होगा। जैसे इंडिया पाकिस्तान को जब डिवाइड किया जाता है तो पाकिस्तान का कुछ हिस्सा वेस्ट साइड में और कुछ हिस्सा ईस्ट साइड में रखा जाता है, जो कि साफ साफ दिखाता है कि आने वाले समय में ये दोनों रीजन अलग हो जाएंगी, क्योंकि इन पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होगा। कुछ इसी प्रकार से आप देखेंगे फ़लस्तीन और इजराइल को डिवाइड किया जाता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि आने वाले समय में फ़लस्तीन की स्थिति और कमज़ोर होने वाली है। तो ये चीज़ हम आगे मैप से समझेंगे, अभी हम पहले इसके जो टाइम लाइन है उसको अच्छे से देख लेते हैं। अब देखिए, जब ये पार्टीशन का प्लान आता है तो उस समय जो ज्यूइश पीपल होते हैं, जो इजरायली सपोर्टर होते हैं, वो काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उनको तो एक घर मिल रहा है रहने के लिए। लेकिन जो फ़लस्तीनियन पीपल होते हैं वो बहुत ही दुखी होते हैं क्योंकि उनसे उनका घर छीना जा रहा है। अब क्या होता है कि जो फ़लस्तीन में लोग हैं वो ज़्यादातर इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले हैं, तो इसलिए जो अरब कंट्रीज हैं, जिसमें आपके सऊदी अरेबिया आता है और आपके जॉर्डन, सारे जो अलग अलग जो देश हैं, ये सारे देश जो है बुरा मानने लगे। जो इराक का देश है, तो ये सारे जो कंट्रीज हैं ये एक तरफ हो गए कि नहीं, आप जो है ये गलत कर रहे हैं और हम इसके खिलाफ। तो फिर क्या होता है कि 1948 में ही जैसे ही गठन होता है वैसे 1948 में फर्स्ट इजराइल और अरब वार होता है, जिसमें क्या होता है कि इजराइल जो है अरब कंट्रीज को क्या करता है, हरा देता है। फिर 1956 में फिर इस सेकंड इजराइल और अरब वार होता है, जिसमें फिर इजराइल क्या करता है, जीत जाता है। तो अब इन लोगों को उम्मीद नहीं थी, बाकी जो अरब कंट्रीज के लोग थे इनको उम्मीद नहीं थी कि एक छोटा सा देश जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीतने का सिर्फ कारण सिर्फ यही नहीं था कि वो उसको इजराइल को जो है उसका वो लैंड चाहिए, बल्कि यहाँ पे रीज़न ये था कि इजरायली जो पीपल थे वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, तो उनके पास कुछ हारने को नहीं था, तो उन्होंने जी जान से लड़ाई करी और वो जीते। लेकिन जो सऊदी अरब जो अरेबियन पीपल थे वो सिर्फ उसको वहाँ से भगाने के लिए लड़ रहे थे। तो इन दोनों मोटिव में बड़ा डिफरेंस था। और हालांकि इजराइल वाले जो है कई सारे मामलों में, टेक्नोलॉजी इत्यादि के मामले में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे, तो कई रीजन की वजह से वो युद्ध जीते। तो ये बड़ा मैटर नहीं कि वो किस वजह से जीते, बस वो युद्ध जीते हम ये जानते हैं। तो इससे क्या हुआ कि इजराइल के पास कई सारी टेरिटरीज आ गई इन देशों की। कौन कौन देशों की? देखिए, ये देश अभी भी शांत नहीं रहेंगे, अभी आगे ये फिर लड़ाई करेंगे, क्योंकि इनको अभी वो जो चाहिए वो मिला नहीं है। तो फिर क्या होता है, 1967 में एक बार और युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं 6 डे वार। 6 दिन तक ये युद्ध चलता है और 6 दिनों बाद ये युद्ध समाप्त होता है। इसमें क्या करता है, इजराइल जो है जॉर्डन, इजिप्ट और सीरिया, इनकी कंबाइंड फोर्सेस को एक साथ हराता है। और जब ऐसा होता है तो ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट होता है इस रीजन में, क्योंकि सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट ये बहुत ही बड़े कंट्रीज थे और इनको हराना मतलब कि इजराइल के जो आसपास, जो फ़लस्तीन के आसपास का जो एरिया था उन पे कब्जा। तो इस युद्ध के बाद क्या होता है, इजराइल गाजा स्ट्रिप का कब्जा कर लेता है, वेस्ट बैंक को कब्जा कर लेता है, गोलन हाइट्स को कर लेता है, ईस्ट जेरूसलम को कर लेता है, सिनाई पेनिनसुला को कर लेता है जो कि इजिप्ट का पार्ट था। तो इस प्रकार के कई सारे टेरिटरीज पर इजराइल का कब्जा हो जाता है।
अब देखिए ये कब्जा हुआ, कई सारे वार हुए, इसके बाद ऐसी स्थिति आई। अब इसको हम मैप के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग टाइम में किस प्रकार से फ़लस्तीन का जो हिस्सा था वो घटता चला गया। तो आइए अब मैप के माध्यम से इस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इस मैप को ध्यान से देखें जिसमें हमें ढेर सारा लॉस ऑफ लैंड्स का सारा सिस्टम दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से आपको देखना है। अब देखिए ये जो हिस्सा है जो पहला वाला है, ये येलो का जो पार्ट है, ये येलो पार्ट फिलिस्तीन वाला है। ओके, और इस समय इजराइल यहाँ पे नहीं था, इजराइल का नामो निशान नहीं था। तो ये 1970 से पहले का स्थिति था जब यहाँ पे इजराइल का कोई भी नाम नहीं था। ओके, देन कुछ समय बाद जो है जब 1946, जब वही 1948 में इजराइल का गठन होना था, लेकिन उसके 2 साल पहले अब जो ये ग्रीन ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, इस ग्रीन पार्ट में ज्यूइश लोग रहते थे, लेकिन अभी उनको एक अलग से देश नहीं मिला था। ओके, तो ज्यूइश लोग यहाँ पे रहने लगे थे क्योंकि जो हिटलर का आतंक था काफ़ी बढ़ गया था, तो लोग यहाँ पर आकर रहना शुरू कर दिए थे। उसके बाद क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान लेकर आता है 1947 में, जो कि 1948 में लागू होता है। अब जब ऐसा होता है तो जो ग्रीन वाला पार्ट है ये मिल जाता है इजराइल को, और जो येलो पार्ट है वो मिल जाता है फिलिस्तीन को। अब देखिए आप किस प्रकार से फिलिस्तीन को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। ये नॉर्थ का हो गया, ये वेस्ट बैंक वाला हिस्सा हो गया, और ये गाजा पट्टी वाला हिस्सा हो गया। इसको देखकर साफ साफ लग रहा है कि ये ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, और हुआ भी ऐसा। आप देखेंगे कि अगले 1-2 साल में ही जो युद्ध होता है इजराइल के साथ, उसमें ही इसके जो है 2 हिस्से कर दिए जाते हैं। देखिए तीसरा हिस्सा जो था उसको पूरी तरीके से इजराइल कब्जा कर लेता है, गाजा स्ट्रिप का कुछ हिस्से को कब्जा कर लेता है, और इजराइल जेरूसलम में अंदर तक घुस जाता है, इस वेस्ट बैंक वाले हिस्से में भी कब्जा कर लेता है। तो इस प्रकार से एक वार के माध्यम से इजराइल ने इतना कब्जा कर लिया। देन फिर जब 6 डे वार होता है, 6 डे वार में भी इजराइल और टेरिटरीज को कब्जा कर लेता है, और धीरे धीरे इजराइल क्या करता है, अपने लोगों को भी इस एरिया में बसाना शुरू कर देता है। अब आज की जो स्थिति है वो कुछ ऐसी दिखती है। अब देखिए बिल्कुल ही ये कम हो गया फिलिस्तीनियन, और जेरूसलम का जो हिस्सा है उस पर भी कब्जा इजराइल का हो चुका है। गाजा स्ट्रिप, इस पर कब्जा है हमास का, जो कि एक आतंकवादी संगठन है। हालांकि आतंकवादी संगठन इसे कुछ देश ही मान्यता देते हैं, और बाकी कुछ देश जो है इसे आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं। तो ये देखिए फिलिस्तीन अब इस प्रकार से येलो इतना रह गया। पहले कहाँ फिलिस्तीन 1917 में पूरा ये फिलिस्तीन हुआ करता था, आज ये पूरा इजराइल बन गया है, और अभी भी इजराइल इसमें रुकेगा नहीं, क्योंकि अब जो ये यूनाइटेड नेशन का 2 नेशन थ्योरी वाला पार्ट था, इसको इजराइल मान्यता नहीं देता है। वो क्यों नहीं देता, आगे हम इसको पढ़ेंगे, और ये कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये भी फिलिस्तीन का पूरा हिस्सा इस नक्शे से मिट जाएगा, या फिर कहीं छोटा सा हिस्सा लेकर के ये लोग रह जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली है, और इसमें और सारे डेवलपमेंट जो हुए हैं वो आप देख लीजिए, जो करंट में हम देख रहे हैं। पहले अब 1917 का हमने ये देखा ब्रिटिश मैंडेट का, फिर हमने 48 का देखा कि किस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया, देन किस प्रकार से इजराइल का कब्जा होता चला गया, एंड देन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इजराइल पूरी क्षेत्र में वेस्ट बैंक वाले हिस्से में घुस गया है। एंड अब देखिए बीच में आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि जो पिछले साल 2020 में ट्रंप सरकार जब थी अमेरिका में, तो उसमें उन्होंने एक प्लान दिया था कि आप जेरूसलम पर जो है इजराइल का कब्जा मान लीजिए, तो हम आपको कुछ और टेरिटरीज जो है दे देंगे, इट मीन्स फिलिस्तीन को। तो फिलिस्तीन के लिए उन्होंने कहा ये गाजा पट्टी तो है ही है, और कुछ और गाजा पट्टी के नीचे का हिस्सा कुछ देंगे, और कुछ यहाँ पे वेस्टर्न बैंक का हिस्सा आपको मिल जाएगा। हालांकि इसको प्लान को ये अमल में नहीं आ पाया, क्योंकि वहाँ पे फिलिस्तीनियन बहुत ही विरोध करने लगे। तो इस चीज़ को हमने देख लिया। अब देख लीजिए ये आपका वेस्ट बैंक का हिस्सा है, ये जेरूसलम का हिस्सा है, तो इसको हमने देख लिया है। अब आइए यह समझते हैं कि यह मुद्दा तो बहुत लंबे समय से था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो आखिर ऐसा फिर क्या हो गया कि अचानक से फिर इसमें ये मुद्दा स्पार्क कर गया। तो करंट डेवलपमेंट कैसे हुआ इसको समझते हैं। देखिए 2006 में क्या हुआ, हमास ने जो है गाजा स्ट्रिप पर क्या किया, गाजा स्ट्रिप पर इन्होंने कंट्रोल कर लिया। यहाँ पे इलेक्शंस हुए और इन्होंने इलेक्शन जीत लिया, इट मीन्स अब गाजा स्ट्रिप पर जो है इनकी ही सरकार चलती है। 2015 में क्या होता है, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो ये डिक्लेयर करते हैं कि अब जो है 2 स्टेट सोल्यूशन को इजराइल नहीं मानता है। इट मीन्स कि इजराइल जो फ़लस्तीन के पूरे हिस्से पर क्या करेगा, कब्जा करेगा। तो इन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन को ड्रॉप कर दिया है। तो इजराइल की अब मान्यता है, इजराइल ऐसा मानता है कि हम पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा करेंगे, और उसके बाद उसके बियॉन्ड जा करके हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, जिसमें कुछ पार्ट जॉर्डन के, कुछ पार्ट सीरिया के, कुछ पार्ट इजिप्ट के भी हम उसमें क्या करेंगे, लेंगे। तो अभी इनका प्लान ये है, हालांकि देखते हैं वो कब तक सफल होता है। 2017 में क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने क्या किया, जेरूसलम को
कैपिटल ऑफ इजराइल के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया, जो कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट था अपने आप में। इससे पहले जेरूसलम को कैपिटल नहीं माना जाता था, वो फ़लस्तीन का कैपिटल माना जाता था और इजराइल का कैपिटल तेल अवीव माना जाता था। तो यहाँ पे एक बड़ा डेवलपमेंट होता है। तो अब देखते हैं कि 2021 में आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों स्टार्ट हो जाता है फिर से। दरअसल क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट, जो इजराइल का सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने एक डिसीजन दिया है। एक डिसीजन ऐसा था जिसमें वहाँ पे जो शेख जर्रा का इलाका है, शेख जर्रा जहाँ पे आपका ये जेरूसलम का जो ये डोम ऑफ रॉक पड़ता है, ये सब आसपास इससे वहीं पे शेख जर्रा का इलाका है। तो ये जो इलाका है, इस इलाके से लगभग 6 फिलिस्तीनी परिवारों को वहाँ से हटने को कहा गया। इस बिना पे कहा गया कि ये जो ज़मीन है वो यहूदियों ने खरीदी है और ये यहूदियों को बिलोंग करती है, तो आप यहाँ पे इलीगल तौर पे रह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया वहाँ पे। तो जब ये मामला आया सामने, तो उसके बाद पूरे फिलिस्तीनियन एक तरफ हो गए और फिर विरोध वहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। ओके, इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जो दमास्कस गेट है, देखिए दमास्कस गेट क्या है कि वहाँ पे एक ऐसे सिंबल के तौर पे है। होता क्या है कि इन्होंने जो इजरायली जो फोर्सेस थे वो क्या करते हैं, दमास्कस गेट को क्लोज कर देते हैं। क्यों क्लोज करते हैं? क्योंकि वहाँ पे रमज़ान में जो मुस्लिम्स हैं वो गिदर होते हैं, रमज़ान में वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, अपना जो भी करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा सिंबल था मुस्लिम्स के लिए, लेकिन जब इसको क्लोज किया जाता है तो विरोध और भड़क जाता है। तो इसके बाद ये चीज़ें ऐसे डेवलप होती रहती हैं। इसके बाद जो अल अक्सा मस्जिद था जिसमें कि इजरायली फोर्सेस को जाना मना था, उन्होंने क्या किया, उस पर कब्जा कर लिया। क्योंकि लगातार वहाँ से पत्थरबाजी फिलिस्तीनियन के माध्यम से कई सारे घटनाएं वहाँ पर हो रही थी। तो मेन जो बात निकल कर सामने आई वो ये कि जो अल अक्सा मस्जिद है उसको जो है इजरायली पुलिस ने कंट्रोल में ले लिया। और ये सारी बातें जो हैं ये 10 मई के आसपास की थी। 10 मई क्यों? क्योंकि 10 मई को जो इजराइल है वो जेरूसलम डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। उसे लगता है कि जेरूसलम की स्थापना आज ही हुई थी और इस वजह से ये जेरूसलम डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इवेंट है। तो इस वजह से भी इस समय के आसपास ही ये सारी घटनाएं होना लाजमी था। अब देखिए इजराइल ने क्या किया, जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, सारे फिलिस्तीनियन विरोध में आ गए, तो इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने दिया गार्जियन ऑफ दी वॉल, जिसको वेस्टर्न वॉल के नाम पे उन्होंने रखा कि गार्जियन ऑफ दी वॉल। तो एक उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि लगातार गाजा पट्टी की तरफ से, जो कि हमास के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वहाँ से लगातार रॉकेट्स दागे जा रहे हैं इजरायली क्षेत्र पे, और कुछ रॉकेट तो वेस्ट बैंक वाले क्षेत्र पे भी दागे जा रहे हैं। तो यहाँ पे कई जान माल का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो ये तो करंट क्रोनोलॉजी थी कि किस प्रकार से चीज़ें वर्तमान में डेवलप हुई हैं और क्या चीज़ें जो है स्पार्क करी हैं। तो ये देखिए, इसे बस एक इवेंट के तौर पर ध्यान रखना है। असल में ये मुद्दे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में फिर कोई इंसिडेंट होगा तो वो भी जुड़ जाएगा। लेकिन मेन चीज़ क्या है, इशू आप समझ लीजिए कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमने देख लिया, और आगे ये इसका क्या किस प्रकार से डेवलपमेंट होना है, तो ये हमने देख लिया। अब आइए समझते हैं हमास क्या है। हमास के बारे में काफ़ी चर्चाएं यहाँ पे हुई हैं। तो देखिए हमास क्या है, इस 1987 में इसका गठन किया जाता है और ये इसके 2 विंग है। एक तो सोशल विंग है जिसका नाम है दवाह, और एक जो है इसका मिलिट्री विंग है। तो ज़्यादातर मिलिट्री विंग ही इसका जो है न्यूज़ में रहता है। तो ये एक इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है हमास, ओके। और एक देखा जाए तो फ़लस्तीनियन नेशनलिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। देखिए 2006 में जो फ़लस्तीनियन लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव होता है, उसमें क्या करता है, हमास जीत जाता है और ये जो है गाज़ा स्ट्रिप में इनकी सरकार आ जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट होता है हमास के लिए। अब देखिए इसमें कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। जैसे जो यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है, इजराइल है, कनाडा, ये हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ट्रीट करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, पराग्वे, ये सब जो देश हैं, ये इसे सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री विंग जो इसका है, उस मिलिट्री विंग को ही केवल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ट्रीट करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ओके। उसके बाद यूएन जो है, ये ध्यान रखेंगे कि यूएन डज नॉट डेजिग्नेट इट एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो यूनाइटेड नेशन है, हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नहीं रिकॉग्नाइज करता है। और यूएस ने प्रयास किया था कि इसे जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 2018 में ऐसा एक रेजोल्यूशन यूएस के द्वारा लेकर आया गया था। हालांकि ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है,
इसका कोई लेना देना नहीं आपके एग्जाम से, बस अभी ये जानते रहें कि यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर नहीं किया है। अच्छा, वर्तमान में देखिए डिमांड क्या है हमास की, वो क्यों इतना मिसाइल से फायर कर रहा है। हालांकि जो एक जो इजरायली जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे जिसे आयरन डोम के नाम से जानते हैं, वो ज़्यादातर मिसाइल जो गाजा स्ट्रिप से जो हमास द्वारा छोड़ी जा रही है उसको तो वो बेकार कर दे रहा है, उसको वो मार गिरा रहा है हवा में ही, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो हो रहा है। अब देखिए जो हमास है ये लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि जो 1967 से पहले वाली जो स्थिति थी, इट मीन्स जब इजराइल ने बहुत ज़्यादा फिलिस्तीन के हिस्से पर कब्जा नहीं किया था, जो 6 डे वार था उसके पहले की स्थिति को क्या किया जाए, फिर से लागू किया जाए। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम ये इतना तबाही मतलब मचाते रहेंगे, तब तक हम इजराइल के ऊपर अटैक करते रहेंगे। तो लगभग इस प्रकार से हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें देखने थे वो हमने देख लिए। अब हमारा एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है जिसमें हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या है, इंडिया किस प्रकार से इस मुद्दे को पूरे देखता है, इसे भी समझ लेते हैं। देखिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने से पहले हमें इसको दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक जो है अभी वर्तमान जो करंट गवर्नमेंट है, और एक जो है प्रीवियस गवर्नमेंट थी। इसके पहले मतलब प्रीवियस मतलब इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट थी उन सब की बात कर रहे हैं। तो देखिए पहले क्या होता था कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी उनमें ज़्यादातर जो रुझान होता था वो फिलिस्तीन के प्रति होता था, ओके। लेकिन अभी जो करंट गवर्नमेंट है इसका ज़्यादातर रुझान क्या है, इजराइल के पक्ष में है, ओके। ये डिफरेंस बहुत ही बेसिक डिफरेंस आप इन आज के गवर्नमेंट में और जो पिछली गवर्नमेंट्स थी उनके बीच में ये देख सकते हैं। अब इसके पीछे रीज़न है क्यों ये चेंज होता है, इसके पीछे बहुत ही वैलिड रीज़न है। देखिए पहले हम फिलिस्तीन को ज़्यादा क्यों तवज्जो देते थे, क्योंकि हमारे खुद के भी अपने बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जैसे अब ये हमारा जो हिस्सा, जैसे अगर हम ये कह दें कि फिलिस्तीन वालों का कहना है कि भाई इजराइल जो है ज़बरदस्ती यहाँ पे कब्जा कर रहा है, 2 नेशन बना दिया गया, ये गलत है, कई सारी चीज़ें हैं। तो हमारा जो इंडिया पाकिस्तान का जो हमारा जो डिवाइड हुआ था, कहीं ना कहीं ये भी इस पर भी क्वेश्चन मार्क उठने लगेंगे। और प्लस जो आपका पीओके का हिस्सा है जिसपे है, जो हमारा एक हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है जिसको चाइना ने कब्जा कर रखा है, इस पे हमारा जो क्लेम है ना वो क्लेम थोड़ा सा हमारा हल्का हो जाएगा अगर हम फिलिस्तीन की जगह पे इजराइल का सपोर्ट करने लगे। ये हमारी पहले की पॉलिसी थी, ओके। और इसके अलावा जब हम देखते हैं कि ये चीज़ें वहाँ पे थी, उस समय हम इसको फॉलो करते थे, फिलिस्तीन के सपोर्ट को फॉलो करते थे। लेकिन आज हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की ज़रूरत है, हमें स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी वाला पर्सन बन के रहने की ज़रूरत है, हमारे पर कोई अटैक होता तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में बने रहने की ज़रूरत है। तो इस वजह से हम देखते हैं इजराइल हमारा काफ़ी हेल्प करता है। जैसे कारगिल वार के समय भी देखा जाए, अब मुंबई पे अटैक होता है उस समय देखते हैं, आज भी करंट में भी इजराइल काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। तो टेक्नोलॉजी इत्यादि की हमें आज के समय काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि इजराइल हमें ज़्यादा हेल्प कर पाता है इस मामले में, फिलिस्तीन हमारा उतना इसमें हेल्प नहीं कर पाता है। तो वही होता है कि आज के समय जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो अपने फ़ायदे के ऊपर बने होते हैं। तो इस समय हमारा फ़ायदा ज़्यादा इजराइल से, इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है इजराइल के सपोर्ट में। लेकिन हम खुलकर सामने नहीं आ रहे, क्योंकि अगर हम खुल के सामने आएंगे तो हमारी जो दुखती रग है उस पर बहुत सारी देश जो है हाथ रखना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से अभी इंडियन गवर्नमेंट ने खुले तौर पे कुछ नहीं कहा है, बस इंडियन गवर्नमेंट ने यही कहा है कि इजराइल को यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए, और हमारा भी स्टैंड यही होना चाहिए कि हम जिस प्रकार से ये रीजन है उस रीजन में शांति बनाए रखने के लिए यथास्थिति बनाए रखना आवश्यक है, और इसमें किसी भी पक्ष को जो है अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जान माल दोनों की हानि होती है। तो इंडिया को अपना एक बैलेंस अप्रोच यहाँ पर लेकर चलना होगा, क्योंकि ना हम फिलिस्तीन को का साथ छोड़ सकते हैं और ना हम इजराइल का हाथ बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, यही इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो डियर स्टूडेंट, हमने साथ ही सारी चीज़ों को हमने देखा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। इसके बाद आपको जब भी आप इजराइल फिलिस्तीन में आगे फिर विवाद होंगे ही होंगे, जब भी उनको देखेंगे आप, तो अलग से आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस उस इवेंट को आप थोड़ा सा मॉनिटर कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। हमने कोई भी बेवजह की चीज़ें इसमें रखने का प्रयास नहीं किया, हमने सारे रेलेवेंट चीज़ों को यहाँ पे ऐड करने का प्रयास किया। तो साथियों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके बाद मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।